जय हिंद दोस्तों। एकेएम डीप एनालिसिस में आपका एक और बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त अजय। दोस्तों, मॉनसून पार्लियामेंट का जो पूरा सेशन था वो पूरा मॉनसून में धुल गया और बारिश में पूरे देश में जैसे हाहाकार मचा है, संसद में वैसे ही कुछ माहौल बना रहा। आज उसका आखिरी दिन था। उम्मीद थी कि कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट विधेयक आएंगे, FCRA और डीलिमिटेशन। ये दो बिल तो ऐसे लग रहा था कि शायद इस बार मोदी सरकार इसको पास कर लेगी, लेकिन जो हंगामा नीट पेपर लीक के चलते शुरू हुआ था और उसका जो आंदोलन जंतर मंतर पे हुआ था, उसके बाद जो भी माहौल बना उसमें पहले सरकार ने ध्यान नहीं दिया, उनको इग्नोर किया। फिर 20 जुलाई को जो हंगामा हुआ, उसके बाद 21 जुलाई को राहुल गांधी ने जो ड्रामा प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस के बाहर किया, वो सारा जो मसला था उसके चलते ऐसे लगने लगा कि मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई है। मोदी सरकार चुप हो गई, उसने अपनी सारी रणनीतियां बदल दी और जो आक्रामक तेवर थे उसको बदल दिया। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी खुद इंस्टा पर आए और उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ बात की और ज़्यादातर मांगे जो उनकी थी वो मान ली गई और अंत में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया। दोस्तों, ये सारा जो ये घटनाक्रम हुआ उसमें एक बात तो साफ थी कि नरेंद्र मोदी सरकार फिलहाल उस वक्त तक और शायद आज भी बैकफुट पर है। क्यों बैकफुट पर है, क्या मकसद है, ये तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन फिलहाल तो ऐसी इंप्रेशन आ रही है और राहुल गांधी ने अपनी एक कहानी बना ली है और वो कहानी कुछ इस तरह से है जो आपको देखनी चाहिए। I'll show you. Sandeep, can you give me an order? This is RSS. दोस्तों, एक बात नहीं समझ में आती है कि इसको आरएसएस से क्या तकलीफ है। क्योंकि तकलीफ ये है क्योंकि ये खुद ईसाई है। ये इंसान जो है ये भारत की संतान नहीं है, ये इटली की संतान है और इसकी जो लॉयल्टी जो है वो भारत की तरफ नहीं है। आरएसएस भारत का एक ऐसा संगठन है जो शांति से एक डिसिप्लिन में एक देश के एक नागरिक कैसे होने चाहिए और किस तरह से हमें शांति से रहना चाहिए ये सिखाता है। ये कभी किसी के हाथ में गन नहीं देता, ये कभी किसी को बताता नहीं कि ये धर्म बड़ा है, ये धर्म छोटा है, इनको मारो, इनको पीटो, ये चर्च है, ये मस्जिद है, ये अपना धर्म फैला रहे हैं, इनके पीछे लगो, चर्च को जला दो, मस्जिद को जला दो, इनको मारो काटो। ऐसा कभी कुछ नहीं सिखा। वो हिंदुओं को जगाते हैं, हिंदू धर्म के प्रति एक डिसिप्लिन्ड जो एक लाइफ कैसे गुजारनी है, एक संस्कृति में कैसे रहना है वो सिखा। तो ये बंदा क्यों आरएसएस के पीछे लगा है ये बिल्कुल समझ में नहीं आता। आपने देखा अमित शाह सो कॉल्ड क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, तड़ीपार। दोस्तों, इससे ये भी नहीं मालूम कि तड़ीपार अलग चीज है और सरदार पटेल और चाणक्य अलग चीज है। ये कम अक्ल गधा है कि अच्छा गधे को भी अक्ल होती है, ये तो उससे भी गया गुजरा। Where has he disappeared? वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया हो। Why? Because for the first time ये कहता है कि 20 दिन तक
अमित शाह पार्लियामेंट हाउस में घुस नहीं पाए। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि रोज पूरा दिन अमित शाह अपनी कैबिन में बैठते थे पार्लियामेंट में। आप ये कहीं से भी इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, फैक्ट चेक कर सकते हैं कि अमित शाह पूरा समय वो पार्लियामेंट हाउस में, बिल्डिंग में, अपनी कैबिन में बैठते थे, क्योंकि वो राह देख रहे थे कि ये गधे जो थे कांग्रेस के, ये अपना शोर कब कम करते हैं और पार्लियामेंट को चलने कब देते हैं। अगले दिन जब पता चला कि अमित शाह आएंगे और हाउस को संबोधित करेंगे, तो ये कमीना बोलता है कि हमें उनका लेक्चर नहीं सुनना है। दुख हो रहा है मुझे भी कि ऐसे देशद्रोही को हमने लोकसभा में विपक्ष का नेता बना के रखा हुआ है। हमारे देश के लिए ये सबसे काला समय है, हमारी लोकशाही के लिए। और नरेंद्र मोदी सरकार अब धीरे धीरे ऐसे ऑपोजिशन की वजह से अपनी जो शार्पनेस थी वो खो रही है। सबसे पहली गलती दीपके को वहां पर धरना रखने की परमिशन देना। सरकार ने एयरपोर्ट पर जाके दीपके को जंतर मंतर पर धरना रखने की परमिशन दी। परमिशन एक दिन के लिए थी, वो दिनों तक चली, हफ्तों तक चली, महीने के करीब चली। और वहां पर आता कौन था? सिर्फ 40-50 लोग होते थे, और बाकी के जो 400-500 लोग जो आते थे वो सिर्फ वहां पर रील बनाने के लिए और फोटो खिंचवाने के लिए आते थे। कहते थे कि देखिए हम सीजेपी के एजिटेशन में धरने पे गए थे, जिसमें कोई सीरियस नहीं था, सिर्फ टाइम पास कर रहे थे। मोदी सरकार को उसी वक्त इनके तंबू उखाड़ देने चाहिए थे। उन्हें क्यों जारी रखा ये नहीं समझ आ रहा। मोदी सरकार की एक नीति है कि वो चाहते हैं कि वो उस मैटर को उस हद तक ले जाएं कि अपने आप फिसल आउट हो जाए, अपने आप टाइटा फिश हो जाए। और इसी पॉलिसी के तहत उन्होंने जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट चालू रहने दिया। और उसके बाद थोड़े दिन के बाद फिर तो सब शुरू हो गए, और वो नीट के पेपर लीक का जो इश्यू था वो बैक बर्नर पर चला गया, और ये बाकी के दूसरे सारे ड्रामे वहां पर होने लगे। मैं उसमें रिपीट नहीं करूंगा क्या क्या हुआ, लेकिन सारे देशद्रोही और सरकार विरोधी, भारत की संस्कृति के विरोधी और सबसे बड़े हिंदू विरोधी सब इकट्ठा होने लगे वहां पर। और अंत में चंद्रशेखर आजाद आया अपने गुंडों के साथ, और फिर जो पार्लियामेंट को घेराव करना, ये वो सब करना। इन्होंने दीपके और ये दास, ये सारे लोग जब घेराव करने के लिए जा रहे थे तो वो कोई लीड नहीं कर रहा था। ये सब कहां थे? ये सब लीडर्स थे ना, यही लीड कर रहा था ना प्रोटेस्ट। और जब पूरा ये क्राउड पार्लियामेंट के घेराव करने के लिए जाने लगा, तब ये दीपके, दास, ये सब गायब थे, कोई नहीं था वहां पर। और इन्होंने दंगे किए, जो दंगे करने आए थे, और वहां से दंगे शुरू करके भाग गए। और पिटे कौन? पीछे जो असली स्टूडेंट्स थे उनके ऊपर लाठियां बरसी। मेरे जेंजी दोस्तों, आपका इस्तेमाल हो गया है। धीरे से सब कुछ समझ के फिर कार्यवाही करें, कुछ एक्शन करें। मोदी सरकार भी यहीं पर चूक गई। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं देना पड़ता अगर दीपके और इसकी गैंग को एक हफ्ते के अंदर इनके तंबू उखाड़ दिए होते और इनको भगा दिया होता। राहुल गांधी ये इतने टाइम से पूरे देश को तंग कर रहे हैं। मोदी सरकार ये सोचती है कि पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहा और सरकार का काम नहीं हो रहा, तो ये उनको तो चल रहा है, क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी है कि जितनी ज्यादा राहुल गांधी आगे आएगा उतने ज्यादा उनको वोट मिलेंगे। लेकिन अब जो लोग मोदी सरकार के तरफ हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, उनमें भी अब एक तरह का थकान महसूस हो रही है कि अब बस हो गया। अब ये सोचने लगे हैं
कि मोदी सरकार राहुल गांधी के सामने कभी कोई एक्शन नहीं लेगी, क्योंकि मोदी सरकार चाहती है राहुल गांधी वहीं पर रहे। लेकिन ये जिस तरह से पार्लियामेंट का लॉस हुआ, जिस तरह से वो दंगे फसाद करवा रहे हैं, जिस तरह से पूरे देश का माहौल खराब कर रहे हैं, वो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब राहुल गांधी के ऊपर कोई ठोस कदम उठाया जाए, उसे दबोचा जाए। उसके बहुत सारे वीक पॉइंट्स हैं। वो वियतनाम में जाके क्या कर रहा है उसका भंडा फोड़ करे, वो अमेरिका में और जाके किससे मिल रहा है उसका भंडा फोड़ करे। नेशनल हेराल्ड जो न्यूज़पेपर का जो टेक ओवर का जो फ्रॉड का जो मामला है उसके ऊपर कार्रवाई हो। उसकी जो ड्यूअल सिटीजनशिप वाला भी एक मसला है, वो ब्रिटिश नागरिक है, तो उसने छुपाया है। कोई ड्यूअल सिटीजनशिप वाला बंदा एमपी या ऑपोजिशन लीडर नहीं बन सकता। जो समर्थक वर्ग है भाजपा का और नरेंद्र मोदी अमित शाह का, वो निराश है, वो समझता है। और अब ऐसे हो गया है कि वो भी फिर अब ज्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, जाने दो, छोड़ दो, क्या करेंगे लड़के, क्योंकि भारत सरकार पर एक फुल टाइम मिनिस्टर भी नहीं है। तो जो सोशल मीडिया पर जो लोग हैं, जो देश प्रेमी लोग हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार के लिए। और सरकार के आईटी सेल, भाजपा का आईटी सेल, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, ये सब आराम से सोए हुए हैं। दोस्तों, ये जो मसला राहुल गांधी उठा रहे हैं और जो ये वीडियो मैंने आपको अभी बीच बीच में रुक रुक कर बताया, वो इस बात की गवाही देता है कि राहुल गांधी अपने मकसद में क्लियर है। ही इज क्लियर। उसे क्या करना है, उसे किस तरह से भारत की लोकशाही को डिरेल करना है, उसे किस तरह से भारत का विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो फॉरेन पॉलिसी, ये सबको उसे डिरेल करना है। एक मैं और वीडियो आपको बताता हूं, वो भी आप देखिए। इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। मैं तो बच्चे फिर रहा था। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस। दोस्तों, इग्नोरेंट तो ये है, ये बंदा नहीं जानता है कि इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने सारे जितने वर्ल्ड लीडर्स हैं उनके साथ एक अपनी पर्सनल केमिस्ट्री डेवलप की है। दुनिया आज युद्ध के माहौल से घिरी हुई है, युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, विश्व युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ रही है। ऐसे में भारत ना अमेरिका के साथ है, ना ईरान के साथ है, ना यूक्रेन के साथ है, ना रशिया के साथ। रशिया से तेल लेता है, अमेरिका से वेपन्स लेता है, इजराइल के साथ बहुत अच्छे संबंध है, उसको वेपन्स देता है, यूएई के साथ भी बहुत अच्छे संबंध है, उसे भी वेपन्स देता है। भारत अपना जो इंटरेस्ट है उसे बखूबी संभाल के चल रहा है। और इसमें भारत सरकार के जो पूरी की पूरी टीम है, जिसके अंदर हमारा विदेश मंत्रालय आता है, जिसमें एस जयशंकर जैसा काबिल फॉरेन मिनिस्टर है, और पूरी दुनिया में जो हमारे एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स हैं, वो भी एक टीम की तरह बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। इसे ऐसे लगता है कि झप्पी देने से फॉरेन पॉलिसी खत्म हो जाती है। तो इग्नोरेंट कौन है? मोदी सरकार है, मोदी जी हैं, या ये बंदा है जो एक विदेशी मां की औलाद है? चाणक्य ने कहा था कि विदेशी मां की संतान इस देश के लिए कभी भी लॉयल नहीं हो सकती। ये वो साबित कर। आगे सुनते हैं। इसमें संदीप दीक्षित, जो भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर जो थे दिल्ली की, शीला दीक्षित, उसका बेटा है। कितना छिछोरा है ये आप देखिए। फॉरेन पॉलिसी, एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ। मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? आई एम नॉट
I am not reached there yet. अब इस बंदे का क्या करें? कितना छिछोरा मजाक इसने किया है। ये लोग समझते हैं ये फॉरेन पॉलिसी का इनका नॉलेज है। ये मोदी सरकार को और मोदी की जो टीम है नरेंद्र मोदी जी की, उसे ये इग्नोरेंट कह रहे हैं। जेंसी के मेरे दोस्तों से मेरी अपील है कि आप ये समझें कि 2004 से लेके 2014 तक जो भारत का हाल हुआ था वो दोबारा नहीं हो। जो टेररिज्म, जो भ्रष्टाचार, जो उस वक्त देश के साथ जो हो रहा था, जितने भी राष्ट्र प्रेमी राष्ट्रवादी लोग थे जिसे भारत के लिए ये जो सब हो रहा था वो चुभ रहा था, उनके पास कोई रास्ता नहीं था। ऐसे वक्त में नरेंद्र मोदी को इस देश की जनता ने चुना। ये जब नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को, भाजपा को जब गाली देते हैं, इसे समझना पड़ेगा और समझना चाहिए कि वो इस देश की जनता को गाली दे रहा है। ये हमको गाली दे रहा है, तुम्हें, मुझे, उन लोगों को गाली दे रहा है जिन्होंने भारतीय जनता पक्ष को चुना और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। इसे गुस्सा हम पर है, जनता पर है जिन्होंने इसे चुना है। जनता को तो गाली दे नहीं सकता, क्योंकि जनता को गाली देने का मतलब है कि आसमान की तरफ देखो और थूको। इतनी अक्ल है इसमें। लेकिन जो भी वो कर रहा है ये गैर लोकतांत्रिक है। दोस्तों, मैं दोबारा कह रहा हूं कि चाणक्य ने हजारों साल पहले कहा था कि विदेशी मां की संतान इस देश के प्रति कभी भी लॉयल नहीं हो सकती। चाणक्य 2500 साल पहले उन्हें पता नहीं था कि राहुल गांधी कौन होगा। ये गधा तो वो भी कहेगा कि चाणक्य को पता था कि मैं राहुल गांधी, गांधी परिवार भी होगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।